हेलो व्यूअर्स, आज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाई हमास अटैक्ड नाउ एंड हाउ इट वीकन्स बोथ इजराइल एंड होप्स फॉर पीस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वैसे तो दुनिया में राजनीतिक और धार्मिक लड़ाइयों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन लड़ाइयों की ऐतिहासिक जड़ें एशिया के मध्य पूर्व इलाके में रही हैं। हालांकि मध्य पूर्व देशों के बीच संघर्ष के पीछे धर्म को वजह समझा जाता रहा है, लेकिन सच ये है कि यहाँ धर्म की आड़ में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती रही है। और मौजूदा वक्त में इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष भी इसी का एक उदाहरण है। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, उससे लग रहा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति शायद ही इससे अनजान होगा। इस खूनी संघर्ष में अब तक दोनों ही पक्षों के हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और इस बार संघर्ष का आगाज फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की तरफ से हुआ है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जोरदार हमला किया। हमास का यह हमला इतना जोरदार रहा कि इजराइल को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। इस हमले में सैकड़ों इजरायलियों के मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीनी पक्ष को भारी जानमाल की क्षति का सामना करना पड़ा है। हालांकि दुनिया के कई देश दोनों ही राष्ट्रों से शांति की अपील कर चुके हैं और तत्काल संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के जल्दी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। दुनिया के मुस्लिम देश जहां इजराइल के खिलाफ एकजुट होते दिख रहे हैं, जिसका नेतृत्व इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC कर रहा है, जो हमेशा से फिलिस्तीन के हितों की वकालत करता आया है। साथ ही ईरान भी फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर खड़ा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश इजराइल के भी समर्थन में हैं। अमेरिका, जो कि इजराइल का करीबी सहयोगी देश है, वो इजराइल को सहयोग करता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया, जो रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से अभी तक उबर भी नहीं पाई थी, कि अकस्मात आए इस संकट ने वैश्विक समुदाय को हतप्रभ कर दिया है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पूरे मामले पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले यूरोप में जब यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, तभी यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी थी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का इलाका मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। यही कारण है कि यहाँ यहूदी लोग बड़ी संख्या में आकर बसने लगे और स्थानीय लोगों ने उन्हें लेकर विरोध शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। आखिरकार 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई। इजराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। अगर मोटे तौर पर कहें तो इस तनाव का जड़ शहर यरूशलेम है, जो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए ही एक पवित्र स्थल माना जाता है। दरअसल हिब्रू भाषा में यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाने वाला ये शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जा किया गया, ध्वस्त किया गया और फिर से बसाया गया। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। इसके 4 इलाके हैं जो 4 अलग अलग समुदायों यानी मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और आर्मेनियाई के हैं। ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ ईसा मसीह की मौत हुई थी और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो अवतरित हुए थे। यानी ये जिस जगह पर स्थित है वो ईसा मसीह की कहानी का केंद्र बिंदु है। सेंट जेम्स चर्च और मोनेस्ट्री में आर्मेनियाई समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रखा हुआ है। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका आर्मेनियाइयों का ही है। ये दुनिया में आर्मेनियाइयों का सबसे प्राचीन केंद्र भी है। वहीं यहूदी इलाके में कोटेलिया पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है और ऐसी मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर हुआ करता था। यहूदियों का विश्वास है
कि ये वही स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। अब अगर मुस्लिमों की बात करें तो इनका इलाका चारों में सबसे बड़ा है। यहीं पर डोम ऑफ द रॉक्स और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। ये एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ से वो आसमान पर गए थे। अब यहाँ से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है और यहीं पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा की। तो अब सवाल उठता है कि आखिर तनाव का कारण क्या है। तो दरअसल ये चारों ही इलाके 35 एकड़ के एक परिसर में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई मुस्लिम और यहूदियों के बीच है। मोटे तौर पर कहें तो अल अक्सा मस्जिद ही लड़ाई की वजह है। मुस्लिम और यहूदी दोनों ही इस जगह को पवित्र मानते हैं और दोनों ही इस पर अपना अधिकार भी। 1967 की लड़ाई में पूर्वी यरूशलेम को इजराइल ने जॉर्डन से छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था और इसी इलाके में ये अल अक्सा मस्जिद स्थित है। मौजूदा वक्त में अल अक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी मुस्लिमों के पास है, लेकिन मस्जिद वाले इलाके यानी पूर्वी यरूशलेम में इजराइल यहूदियों की बसावट में कई दशकों से इजाफा कर रहा है ताकि ये इलाका यहूदी बहुल हो जाए और पूरे यरूशलेम पर अधिकार जमाने में आसानी हो। लेकिन इजराइल के बढ़ते कदम को फिलिस्तीन समेत दुनिया के मुस्लिम देश रोकना चाहते हैं और यही कारण है कि वो इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे मामले पर मुस्लिम देशों का क्या कहना है। तो दरअसल इस बार का इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ा दिलचस्प पहलू है कि जहां पहले अधिक क्षति फिलिस्तीन को उठानी पड़ती थी, वहीं इस बार इजराइल को ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस बार मुस्लिम देश बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसके नेपथ्य में अब्राहम समझौते का प्रभाव माना जा सकता है। असल में इन देशों के मध्य संघर्ष का लंबा सिलसिला रहा है और लगभग हर बार इस संघर्ष का नेतृत्व सऊदी अरब ने किया है, लेकिन इस बार वो संतुलित रवैया अपना रहा है। साथ ही अब्राहम समझौते का भागीदार और OIC का एक अहम सदस्य संयुक्त अरब अमीरात इस हिंसा के लिए फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है और इस बार केवल ईरान ही खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन ने इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की है। बैठक में इस संघर्ष के लिए इजरायली कब्जे को जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले को रोकने और शांति बहाल करने की अपील की। इस बार सबसे दिलचस्प रुख पाकिस्तान का सामने आ रहा है। दरअसल पहले उसने इजराइल पर हमास के हमले का विरोध नहीं किया था। हालांकि उसने जवाबी हमला करने वाली इजरायली सेना की भी निंदा नहीं की थी, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन का साफ तौर पर समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस्लामिक देश बटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके बटे हुए होने की कई वजह हैं। असल में सऊदी अरब का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन तुर्की का संबंध है। UAE और बहरीन के भी इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते हैं। हालांकि तुर्की ने इजराइल से रिश्ते कायम करने के लिए UAE और बहरीन की आलोचना की थी, जबकि खुद तुर्की के इजराइल से राजनयिक संबंध है। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। इसके अलावा इन देशों के बीच आपसी तनातनी भी एक बड़ी समस्या है। दरअसल जहां तुर्की और सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने का मुकाबला है, वहीं ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते में चौड़ी खाई है। मोटे तौर पर कहें तो मुस्लिम देशों का इजराइल के खिलाफ एक साथ आना आसान नहीं है और यही कारण है कि दुनिया के ये मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। चलिए मुस्लिम देशों के बाद अब इस पूरे मामले पर अमेरिका के रुख को समझते हैं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि अमेरिका के इजराइल के साथ बेहतर संबंध रहे हैं। हमेशा ही वो इजराइल की हथियार और पैसों से मदद करता रहा है। न केवल अमेरिकी सरकार बल्कि अमेरिकी जनता का एक बड़ा धड़ा इजराइल समर्थक है। अब थोड़ा और पीछे जाएं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को याद करें तो पता चलेगा कि उस दौरान पूर्वी यरूशलेम में इजराइल को किस हद तक छूट दी गई थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी तक घोषित कर दिया था। अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम स्थानांतरित कर लिया। इससे
दोनों देशों के रिश्तों को नई जिंदगी मिली। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस संघर्ष में रुकावट नहीं आई तो दुनिया की शांति के सामने कई प्रकार की विकट परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा अमेरिकी सरकार को मजबूर होकर लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष पर गहराई से विचार करना पड़ सकता है। अब इस सब के बाद ये सवाल उठता है कि पूरे प्रकरण में आखिर भारत कहाँ खड़ा है। गौर करें तो इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के देश बटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो फिलिस्तीन और इजराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते हैं। वो देश इस मुद्दे पर संतुलित राय रखते हैं और भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। हालांकि भारत फिलिस्तीन का हमेशा से समर्थन करता रहा है, लेकिन वो किसी भी आतंकी कार्रवाई का विरोध करता रहा है। और चूंकि इस बार फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास ने हमला किया है और साथ ही कई नृशंस घटनाओं को भी अंजाम दिया है, तो ऐसे में भारत मानवीय लिहाज से इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के मध्य होने वाले संघर्ष के दौरान सुरक्षा परिषद में भारत के दूत टीएस तिरुमूर्ति ने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और दो राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर वचनबद्ध है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को दोनों देशों के बीच आखिर किस प्रकार संतुलित रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और फिलिस्तीन से तो इजराइल से भी पुराने संबंध है और मौजूदा वक्त में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदों में बढ़ोतरी हुई है। 70 सालों में नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों के प्रति हमेशा ही भारत की नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। साल 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। अनेक बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही अरब देशों के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और सभी अरब देश एकजुटता के साथ फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। ऐसे में भारत असमंजस की स्थिति में है। यही कारण है कि भारत किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता और कूटनीतिक सूझबूझ के साथ संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत ऐसा इसलिए भी कर रहा है कि भारत की इसमें कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है और वो जमीनी तौर पर इस संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। भारत जो संतुलन की बात कर रहा है उसके लिए इससे ज्यादा कुछ कहने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो एक ऐतिहासिक समस्या है और दोनों पक्षों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। लिहाजा भारत शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हुए रचनात्मक रुख ही अपनाए रखना चाहता है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया था। यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव को पास भी किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुस्लिमों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। और अगर यहाँ गौर करें तो पूरी दुनिया भी इजराइल द्वारा 1967 में हथियाए गए पूर्वी यरूशलेम पर से अपना दावा छोड़ने की बात करती है, यानी 1967 से पहले वाली स्थिति को बहाल करने की अपील करती है। अभी सुरक्षा परिषद में भारत ने भी इसे दोहराया है, लेकिन यरूशलेम अपनी जिद पर अड़ा है। अब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जब हम फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो इसमें दो प्रांत हैं। एक को वेस्ट बैंक कहते हैं जो पूर्वी यरूशलेम वाला हिस्सा है और दूसरा है गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी शासन करती है, जबकि गाजा पर हमास शासन करता है, जो कि एक फिलिस्तीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन है। इसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चरमपंथी गुट मानते हैं, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा नहीं मानते। जानकारों की माने तो स्थायी शांति के लिए इजराइल को फिलिस्तीनियों की संप्रभुता स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिसमें हमास भी शामिल है। लेकिन इजराइल का कहना है कि वो फिलिस्तीन से तब तक बात नहीं करेगा जब तक वहां की सरकार हमास का साथ नहीं छोड़ देती। हालांकि जानकार इसे इजराइल के एक बहाने के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इजराइल सरकार भी जानती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में इजराइल को न केवल फिलिस्तीन पर हमला करने का मौका मिलेगा, बल्कि
वो मुस्लिम बहुल इलाके वेस्ट बैंक में ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को बसा सके। ऐसा करके इजराइल ज्यादा से ज्यादा जमीन पर अपना दावा कर सकेगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि उसे गाजा से नाकेबंदी खत्म कर लेनी चाहिए और पूर्वी यरूशलेम से पाबंदियां भी उठा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी गुटों को स्थायी शांति के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा और इजराइल को स्वीकार करना होगा। सीमाओं, यहूदी बस्तियों और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी के मुद्दे पर दोनों पक्षों को किसी ऐसे समझौते पर पहुंचना होगा जो उन्हें कबूल हो। लेकिन इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से ज्यादा इजराइल और फिलिस्तीन की खुद की पहल ज्यादा कारगर साबित होगी। इसके लिए दोनों पक्षों को नए नेतृत्व की जरूरत है जो युद्ध नहीं बल्कि शांति की दृष्टि से काम करे। संघर्ष विराम एक जरूरी और पहला कदम है और इसकी तुरंत जरूरत है। ये संघर्ष विराम ऐसा होना चाहिए जिसमें दो स्थायी राज्य समझौते के लिए एक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक अभियान शुरू हो सके और दोनों तरफ के लोग शांति से रह सके। तो चर्चा को विराम देते हैं और नोट कर लेते हैं आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में भारत द्वारा संतुलित बयान के क्या मायने हैं? क्या किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? टिप्पणी कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।